Assalamu alaikum dear students. How are you all? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 5. बच्चों आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 that is world climate. तो चलिए शुरू करते हैं. तो वर्ल्ड क्लाइमेट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेदर की. that what is weather? Day to day conditions of heat and cold, humidity, cloudiness, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस. तो वेदर क्या है? वेदर इज डे टू डे कंडीशंस, यानी कि हर रोज का जो मौसम होता है उसको हम कहते हैं वेदर. द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, यानी कि कितनी गर्मी है या सर्दी है, ह्यूमिडिटी कितनी नमी है हवा में, क्लाउडीनेस बादल आए हुए हैं या नहीं, ड्राइनेस मौसम खुश्क है या फिर बारिश हो रही है, इस सब को हम कहते हैं वेदर. वेदर के बाद बात कर लेते हैं क्लाइमेट की. वेदर कंडीशंस इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब आपने क्लाइमेट और वेदर को आपस में कंफ्यूज नहीं करना. वेदर होता है डे टू डे कंडीशंस, जबकि क्लाइमेट होता है कि किसी भी एरिया का जो लंबे अरसे के लिए वेदर कंडीशंस होती हैं उसको हम कहते हैं क्लाइमेट. वेदर कंडीशंस इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Long period of time could be as long as 5 years or 10 years. यानी कि एक लंबे अरसे के लिए किसी जगह की जो वेदर कंडीशंस रहती हैं, किसी जगह का जो मौसम रहता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. A place close to the north or south pole is very cold throughout the year. अब आपको अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल्स के बारे में तो पता ही होगा. So a place close to the north or south pole is very cold. तो जितने भी इलाके जमीन के नॉर्थ और साउथ पोल्स के करीब हैं वहां पे क्लाइमेट नॉर्मली बहुत ठंडा रहता है. Is very cold throughout the year, पूरा साल. A place close to the equator. इक्वेटर के बारे में हमने बात की थी. What is an equator? It is an imaginary line passing through the middle of the earth. कोई actual line नहीं है. It is just an imaginary line that is passing through the middle of the earth and divides the earth into two hemispheres, southern hemisphere and northern hemisphere. So, a place close to the equator is usually very hot. अब जो equator है उसके करीब के जो ममालिक हैं, उसके करीब के जो इलाके हैं वहाँ पे climate कैसा रहता है? It is usually very hot throughout the year. अब हम बात कर लेते हैं effects of climate की, यानी कि climate के क्या असरात होते हैं. So climate has a great effect on people and the way they live. Climate का बहुत ज़्यादा असर होता है इस बात पे कि लोग किस तरह रहते हैं, the way they live, और इसके अलावा लोगों पर भी, उनकी तबीयत पर भी क्लाइमेट का बहुत असर होता है. अफेक्ट ऑन द क्लोथ्स वी वेयर, यानी कि हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये चीज़ क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हो जहाँ पे नॉर्मली सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो इसका मतलब है कि आपके इलाके में लोग ज़्यादा गर्म कपड़े पहनते होंगे, मोटे कपड़े पहनते होंगे. लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हो जहाँ पे ज़्यादातर गर्मी रहती है तो फिर आप पतले कपड़े पहनोगे या ऐसे कपड़े पहनोगे जिनमें आपको गर्मी कम लगे. देन द फूड वी ईट, इसके अलावा हमारे खाने पीने की चीज़ों पे भी क्लाइमेट का असर होता है. अगर आप ठंडे इलाके में रह रहे हो तो आप गर्म चीज़ें खा सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो. लेकिन अगर आप किसी गर्म इलाके में रह रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी पानी की कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी. आप ठंडी चीज़ें खाने की कोशिश करोगे, ठंडी चीज़ें पीने की कोशिश करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए. एंड द वे वी स्पेंड आवर लेजर टाइम, इसके अलावा क्लाइमेट का इस बात पर भी असर होता है कि हम अपना फ्री टाइम, अपना लेजर टाइम कैसे गुजारते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी बहुत ही ठंडे इलाके में रह रहे हो जहाँ पे बर्फबारी भी होती है तो आप अपने फ्री टाइम में स्नोफॉल एंजॉय करने भी जा सकते हो.
और इसी तरह स्नो से रिलेटेड जो बाकी एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि स्नोमैन बनाना, स्लाइडिंग के लिए जाना, अब ये सब कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हो जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो फिर आपकी एक्टिविटीज़ जो लेयर टाइम एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉप्स की, यानी कि फसलों की। सो सम क्रॉप्स ग्रो वेल इन अ कोल्ड क्लाइमेट व्हाइल अदर्स ग्रो वेल इन अ वार्म क्लाइमेट। अब वो आपसे कह रहा है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि ठंडे क्लाइमेट में अच्छी रहती हैं, यानी कि जहाँ का क्लाइमेट कदरे ठंडा होगा गर्म इलाकों के मुकाबले में, वहाँ की क्रॉप्स कुछ डिफरेंट होंगी। व्हाइल अदर्स ग्रो वेल इन अ वार्म क्लाइमेट, जबकि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिन्हें उगने के लिए थोड़ी गर्मी चाहिए होती है, थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, वो ठंडे इलाके में नहीं ग्रो कर पाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हीट ग्रोज वेल इन माइल्डर क्लाइमेट। जैसे कि बात कर लेते हैं गंदम की, व्हीट की। व्हीट ग्रोज वेल इन माइल्डर क्लाइमेट, यानी कि दरमियाना मौसम। गंदम को उगने के लिए कैसा मौसम चाहिए? दरमियाना मौसम, ना बहुत ज्यादा ठंड हो और ना बहुत ज्यादा गर्मी हो, एक मिड वे, एक नॉर्मल टेम्परेचर हो, तो वो अच्छा होता है गंदम की फसल के लिए। लेकिन अगर हम बात करें चावल की फसल की, राइस की, इट ग्रोज वेल इन वार्म एंड वेट क्लाइमेट, तो इसको थोड़ी गर्मी चाहिए होती है, जरा गर्म मौसम चाहिए होता है, एंड वेट क्लाइमेट, यानी कि इसको पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। अगर आपने कभी चावलों की फसल देखी हो तो आप देखोगे कि उन खेतों में पानी खड़ा हुआ होता है, क्योंकि चावलों को उगाने के लिए ये जरूरी होता है कि उसका वो जो पौधा है वो आपने किसी ऐसी जमीन में लगाना है जहां ज्यादा से ज्यादा पानी हो। इसीलिए चावलों की फसल को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है वार्म क्लाइमेट एंड साथ ही वेट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पानी। The food habits of the people depend on the crops that are grown locally. Food habits यानी कि हम खाते पीते क्या हैं, किस तरह की खुराक हम लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप्स लोकली उगाई जाती हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान के टेम्परेचर को जहन में रखते हुए आप ये डिसाइड करोगे कि यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर क्या चलता है? गंदम चलती है और चावल चलते हैं, सबसे ज़्यादा गंदम, दैट इज़ आवर स्टेपल फूड, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ चीज़ इस्तेमाल की जाती है खुराक में वो है गंदम। तो ये चीज़ भी आपके क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करती है कि आप कौन सी चीज़ ज़्यादातर अपनी खुराक में लेते हो। तो पाकिस्तान में क्योंकि गंदम बहुत उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है कि यहाँ पे गंदम अच्छे से उगाई जा सकती है, इसीलिए गंदम हमारा स्टेपल फूड भी है और हमारी खुराक का एक बड़ा हिस्सा गंदम का है। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट टेम्परेचर्स। ऑब्वियसली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट तो हम टेम्परेचर की बात भी करेंगे। वर्ल्ड मैप ऑन पेज नंबर 8, आपकी बुक के पेज नंबर 8 पे एक वर्ल्ड मैप गिवन है, शोज मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। उसमें मेजर क्लाइमेटिक जोन्स शोन है, यानी कि किस जगह पे ज्यादातर कैसा क्लाइमेट रहता है, ये उस मैप में गिवन है। Now there are lines of latitude. Latitude lines के बारे में मैंने आपको बताया था that they run from east to west and parallel to the equator. So what are these lines? The Arctic Circle, the Tropic of Cancer, the Antarctic Circle and the Tropic of Capricorn. ये 4 lines हैं जिनको हम lines of latitude कहते हैं. These lines are helpful in marking major climatic zones. अब इन लाइंस का क्या फायदा होता है? इन लाइंस का हमें ये फायदा होता है कि इन लाइन से हमें पता लग जाता है कि अर्थ के कौन से हिस्से में कैसा क्लाइमेट ज्यादातर रहता है। ये हमें अर्थ को 4 मेजर क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करने में मदद देता है। ये हमें बताता है कि अगर अर्थ के 4 पार्ट्स कर दिए जाएं तो हर पार्ट में कैसा क्लाइमेट रहता है। Then talking about the regions, so the polar regions, the temperate regions, the tropical regions, the equatorial region. अब ये 4 regions हैं जिनमें हमारी अर्थ divided है. Region is used to describe an area of the world that has specific features.
लेकिन रीजन एक्चुअली होता क्या है? इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एरिया, कोई ऐसा एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैट हैज स्पेसिफिक फीचर्स। स्पेसिफिक फीचर्स होने का मतलब ये है कि कुछ खास बातें होती हैं हर रीजन की। जैसे किसी रीजन में गर्मी ज्यादा होगी, किसी रीजन में सर्दी ज्यादा होगी, और कहीं पे मौसम नॉर्मल होगा, ना बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज्यादा सर्दी होगी। इसी तरह हर रीजन की कुछ स्पेसिफिसिटीज होती हैं। जैसे लैंड फॉर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं, किसी रीजन में पहाड़ी इलाके ज्यादा हो सकते हैं और किसी रीजन में मैदानी इलाके ज्यादा हो सकते हैं। Unlike countries, geographic regions do not always have fixed boundaries. अब जैसे कंट्रीज होती हैं, उनकी स्पेसिफिक बाउंड्रीज होती हैं, स्पेसिफिक टेरिटरीज होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें जियोग्राफिक रीजन्स की, जियोग्राफिक से आपको पता लग गया होगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट जियोग्राफी। तो अगर हम जियोग्राफिक रीजन्स की बात करें कि कहाँ पे कैसा मौसम होता है, तो फिर जियोग्राफिक रीजन्स एग्जैक्टली उसी तरह डिवाइडेड नहीं होते हैं, इनकी उस तरह बाउंड्रीज या टेरिटरीज नहीं होती जैसा कि कंट्रीज की होती हैं। कंट्रीज की तो स्पेसिफिक बाउंड्रीज होती हैं, आप मैप पर देखकर बता सकते हो कि अच्छा इस कंट्री का इतना एरिया है, इस कंट्री का इतना एरिया है, लेकिन जियोग्राफिक रीजन्स में ऐसा नहीं होता। ये इस तरह डिवाइडेड नहीं होते जिस तरह कंट्रीज डिवाइडेड होती हैं। इनकी डिवीजन का एक अलग सिस्टम होता है, यानी कि एक ज्योग्राफिक रीजन है तो उसमें बहुत सी ऐसी कंट्रीज आएंगी जिनका मौसम गर्म होगा, या फिर अगर कोई डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन है तो उसमें ऐसी बहुत सी कंट्रीज आएंगी जहाँ पे नॉर्मली सर्दियाँ रहती होंगी। सो ज्योग्राफिक रीजन्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक बाउंड्रीज लाइक कंट्रीज। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुनना है और अगला लेक्चर शुरू करने से पहले इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।